परिघटनाओं पर फिट हो रहे हैं। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं बैंड सिद्धांत की, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और यह कहा गया कि भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो समस्या यह थी कि जैसे मैं सोडियम की बात करूं, ठीक है, मान लो मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों में से कौन से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इस पहली कक्षा में जाएंगे और कौन से 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इस दूसरी कक्षा में जाएंगे और कौन सा एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इस तीसरी कक्षा में रहेगा। यह एक समस्या थी अपने आप में कि भाई ये समस्या का कैसे पता चलेगा भाई कौन अंदर वाली कक्षा में रहेगा और कौन बाहर वाली में। ऐसा तो है नहीं भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र है, उनके अध्यापक अगर कहते हैं भाई 2 बच्चे पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ और 8 बच्चे बीच वाली बेंच पे बैठ जाओ और 1 बच्चा आगे वाली बेंच पे बैठ जाओ, यानी जब भी निकलना हो तो पहले ये आगे वाली बेंच वाला बच्चा ही निकलेगा, कौन रहेगा, ये कैसे तय हो। अच्छा, दूसरी बात है कि ये तो हुई 11 इलेक्ट्रॉनों की बात, ये तो हुई 11 इलेक्ट्रॉनों की बात। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही होते हैं ना बच्चों, 8 ही होते होंगे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए अंदर वाली कक्षा में और 6 इलेक्ट्रॉन कहां हो गए, बाहर वाली कक्षा में। तो ये 6 में से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि उससे उसका जो आयन होता है वो मेरे ख्याल में O-2 होता है, O-2 होता है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको हमने दिए हैं, ठीक है। पर मान लो किसी भी वजह से मैं ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता, तो इन 6 में से पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या मैं इलेक्ट्रॉन दूं तो वो कहां जाएगा, कौन सी कक्षा में जाएगा, उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो इन सब को बताने के लिए एक आधार माना गया कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे एक जैसी ऊर्जा के नहीं होते हैं, अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यह माना गया कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं लगभग लगभग बराबर है, इसलिए यह कहा गया कि पहली कक्षा में एक ही ऊर्जा स्तर होता है। एक ही ऊर्जा स्तर होने का मतलब पहली कक्षा में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगभग समान होती है, ठीक है। फिर हमें कहा कि दूसरी कक्षा में 2 ऊर्जा स्तर होते हैं, एक होता है 2s और एक होता है 2p। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एक समान नहीं है, ठीक है। और ये जो s ऊर्जा स्तर है, इस s ऊर्जा स्तर का तो एक भाग होता है, लेकिन जो p ऊर्जा स्तर होता है उसके 3 भाग होते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें 3 कमरे बने हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा एक जैसी है, 2 इलेक्ट्रॉन और हैं जिनकी ऊर्जा भी एक जैसी है, 2 इलेक्ट्रॉन और हैं जिनकी ऊर्जा एक जैसी है और 2 इलेक्ट्रॉन और हैं जिनकी ऊर्जा एक जैसी है। लेकिन इनमें एक अंतर है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इनकी ऊर्जा 2 जूल है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जा 2 जूल नहीं है, 2 जूल से थोड़ी सी ज्यादा, इनकी ऊर्जा उससे थोड़ी सी ज्यादा है और इनकी ऊर्जा उनसे थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि ऊर्जा के यहां पर 4 कॉम्बिनेशंस है, 4 ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मान लीजिए 2 जूल ऊर्जा के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 जूल ऊर्जा के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 5 जूल ऊर्जा के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन 6 जूल ऊर्जा के। इसलिए हमने क्या कह दिया कि इसमें 4 उप ऊर्जा स्तर हैं। 4 उप ऊर्जा स्तर कौन कौन से हो गए, एक तो s का हो गया 2s और 3 हो गए p के, जिसमें एक को हमने कह दिया px, एक को हमने कह दिया py और एक को हमने कह दिया pz। तो इन ऊर्जा स्तरों का मतलब ऐसा कोई कमरा नहीं बना हुआ है,
जब मैं कहता हूं कि px की ऊर्जा का मान 3 जूल है, तो इसका मतलब यह होता है कि 3 जूल ऊर्जा के 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 जूल ऊर्जा के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं कहता हूं कि py की ऊर्जा 5 जूल है, तो इसका मतलब 5 जूल ऊर्जा के 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब मैं कहता हूं pz की ऊर्जा 6 जूल है, तो मैं कहता हूं कि 6 जूल ऊर्जा के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब मान लो कि किसी पदार्थ में जो P है और S है, जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन में जो दूसरी कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कैसे भरते हैं? 1s2 2s2 2p4। यानी कि दूसरी कक्षा में S ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा बताई गई है, मान लो S की ऊर्जा 2 जूल बताई गई है, तो 2 जूल की ऊर्जा के 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसके बाद में P की अगर हम बात करें, तो P में जो 3 ऊर्जा स्तर थे, 1 2 3, उसमें से जो कम ऊर्जा वाला तल है वो पहले भरा, यानी पहले कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें हमेशा, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर उससे ज्यादा वाले ऊर्जा। और आपने पढ़ा होगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं, कि ऑक्सीजन में इस कक्षा में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, खैर हो गए टोटल 8, क्योंकि 1s में भी है 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1s 2s 2p ये सब क्या है? ये केवल इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं को बताते हैं, ऐसे कोई कमरे नहीं बनाए हुए। ये केवल हमने क्यों बनाए? हमने ये इसलिए बनाए कि हम इस चित्र से पहचान सके कि कौन से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होगी और कौन से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होगी। अब ऐसे अगर हम 1s की और 2s की बात करें, तो 1s की ऊर्जा कम होती है, 2s की ज्यादा होती है। यानी हमेशा पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास में s स्तर के इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 कम ऊर्जा के और 2 ज्यादा ऊर्जा के, तो कम ऊर्जा वाले पहले भरेंगे, बाद में ज्यादा ऊर्जा वाले जाएंगे, ज्यादा ऊर्जा वाले बाद में भरे जाएंगे। ठीक है। तो हम एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे थे कि परमाणु की जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं px में और 1 इलेक्ट्रॉन है py में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जो है py का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है pz में, और px का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है py में, तो तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, तो हमने कहा भाई ये आगे चला गया। यानी कि ऊर्जा स्तर केवल ऊर्जा को बताते हैं, ऐसे कोई कमरे, कोई तल, कोई रसोई, कोई अलमारी नहीं बनी हुई है कि इस अलमारी में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उस अलमारी में 2 इलेक्ट्रॉन। वो ऊर्जा स्तर केवल यह बता रहा है कि इतनी ऊर्जा के इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब बैंडों का बनना हम समझते हैं। देखो क्या होता है कि कोई भी परमाणु जो होता है, उस परमाणु को प्रकृति में ताप जो है उससे भी ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा परमाणु क्या है? जैसे मैं कहूं कि हमारे देश में जो भी खाना आ रहा है वो पूरे देश को मिल रहा है, तो देश में किसको मिलेगा भाई खाना? देश में उसको मिलेगा खाना जो खाना खाएगा। ठीक है। और अगर उस व्यक्ति को मिला या उस चीज को खाना मिला जो उसे नहीं खा सकता है, तो वो खाना वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे पत्थर के आगे रख दो तो वो नहीं खा सकता है, उसको यूज में नहीं ले सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे परमाणु को जब हम ऊर्जा देंगे, तो वो परमाणु क्या है? परमाणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का समूह है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का एक समूह है परमाणु। यानी जो भी ऊर्जा दोगे वो या तो न्यूट्रॉन को मिलेगी, या तो प्रोटॉन को मिलेगी, या तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, या तो तीनों को मिलेगी, या कोई 2 को मिलेगी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ना कुछ ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, सामान्य ताप पर भी। और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद में वो कंपन करते हैं। कंपन करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जगह पर हिलते डुलते रहते हैं। कंपन करने का कभी भी केवल एक अर्थ ये नहीं होता है कि वो अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर रहे हैं तो कंपन। कंपन के 2 अर्थ होते हैं, एक स्थिति में परिवर्तन और एक चर में परिवर्तन। यानी कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाकर वापस अपनी जगह पे आता है, तो ये भी कंपन है। और मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा कहीं पर,
उसकी ऊर्जा बढ़ रही घट रही है, तो भी इसे हम कंपन ही कहेंगे, इसे हम ऊर्जा का कंपन कहेंगे। तो कंपन का मतलब यह नहीं होता है कि जो वस्तु है वो वाइब्रेशन करे, वस्तु का कोई गुण वाइब्रेशन करता है तो भी उसे कंपन कहा जाता है, तो भी उसे क्या कहा जाएगा, कंपन कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रकृति से प्राप्त इस ऊर्जा को लेकर के अपनी ऊर्जा में कभी वृद्धि करता है और उस ऊर्जा को त्याग देता है, फिर से कमी हो जाती है। इसलिए हर पदार्थ विकिरणों का उत्सर्जन करता है ताप को ग्रहण करके, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से अगर मुक्त हो भी जाए तो भी परमाणु, जैसे ये नाभिक है, नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो शेष परमाणु क्या हो जाएगा, धनावेशित। ये धनावेशित परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित बाउंड्री के अंदर ही रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम की जो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, यानी वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, वो सबसे जल्दी क्रिया करेगा, किसी से भी बॉन्ड बनाएगा तो सबसे जल्दी वही बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा मतलब आकर्षित प्रतिकर्षित होगा तब भी सबसे पहले वही होगा, निष्कासित होगा सबसे पहले वही होगा, बाकी भी होंगे, ऐसा नहीं है बाकी नहीं होंगे, लेकिन वो बाद में होंगे, या हम कहेंगे कि उन पर जो फर्क पड़ेगा वो बहुत कम होगा। अब जैसे मैं कहूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहता है, तो उसके पास में दो तरीके हैं न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में रहने के। एक तरीका तो यह है कि वो अंदर वाली कक्षा में रहे, नाभिक के समीप वाली कक्षा में रहे, और दूसरा तरीका यह है कि वो जहां पर भी रहे अपने विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन के साथ में रहे। उससे क्या होता है कि चुंबकीय ऊर्जा का मान कम हो जाता है, चुंबकीय ऊर्जा का मान कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम हो जाती है, तो वो न्यूनतम ऊर्जा, और न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था जो होती है वो स्थायी अवस्था होती है। हम भी न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहते हैं, खड़े हैं तो बैठना चाहते हैं, बैठे हैं तो लेटना चाहते हैं, लेटे हैं तो आराम से लेटना चाहते हैं, तकिया लगा कर गद्दा लगा करके, ठीक है, लेटे हैं तो सोना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी, हर चीज के साथ में यह है कि वो हर चीज जो है अपनी न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में स्थायी होती है, इसलिए वो न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहती है। तो हम सोडियम की बात कर रहे थे, सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। जब भी सोडियम के दो परमाणु पास में आते हैं तो सोडियम के एक परमाणु में जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं क्योंकि वही क्रिया में भाग लेते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है मान लीजिए 5 जूल, ठीक है, 5 जूल है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास में। दूसरा जो सोडियम है उसकी ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉन की है मान लीजिए 5 जूल, दोनों की 5 जूल है। अब चूंकि ऊर्जा स्तर, हमने क्या कहा, ऊर्जा स्तर एक काल्पनिक तथ्य है, वास्तविक रूप में ऐसा कोई ऊर्जा स्तर होता नहीं है। तो जो काल्पनिक तथ्य है उसके लिए अगर मैं पहले सोडियम के लिए बनाता, एनर्जी लेवल बनाता, तो हम एनर्जी लेवल कैसे बनाते हैं, जिसकी ऊर्जा कम होती है उसको नीचे बनाते हैं, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसको ऊपर बनाते हैं, यही करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों सोडियम के लिए ऊर्जा स्तर बनाना चाहूं बच्चों, तो दोनों की ऊर्जा 5 जूल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले की ऊर्जा यहां बनाया ऊर्जा स्तर, तो दूसरे का भी मुझे यहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों के मैंने बना दिए। अब क्या होता है कि जब ये जो सोडियम है, ये दूसरा सोडियम है, जब तक दूर दूर है तो हम कहेंगे कि दो अलग अलग परमाणु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, ये पास में आ गए, और पास में आने की वजह से क्या हुआ, इतने ज्यादा पास में आए कि एक सोडियम परमाणु और दूसरे सोडियम परमाणु में पहले सोडियम परमाणु के नाभिक ने दूसरे सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और इसी प्रकार दूसरे सोडियम परमाणु के नाभिक ने पहले सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में भी आपस में प्रतिकर्षण हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉनों में जब प्रतिकर्षण हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए थे, इसलिए वो प्रतिकर्षण बल कम लगा रहे थे, जबकि जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन संगठित है, इसलिए ये आकर्षण ज्यादा लगा रहे हैं, और इनके मध्य एक आकर्षण बल लगने लगता है। इस वजह से ये परमाणु एक दूसरे के निकट आकर के एक बंध बना लेते हैं। बंध बनाने का मतलब क्या है, बंध बनाने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने एक दूसरे से कोई रस्सी बांध ली, कोई फाइल साइन कर ली कि तू मेरे पास से कहीं मत जाना, मैं तेरे पास से कहीं नहीं जाऊंगा,
ऐसा नहीं, बंद बनाने का मतलब कि इनके बीच में एक आकर्षण हो गया, और उस आकर्षण की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको नाभिक ने आकर्षित किया है, ये जब ऊर्जा को ग्रहण करता है और अपनी ऊर्जा में वृद्धि या कमी करने लगता है, तो ये जो नाभिकीय आकर्षण बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन का जो स्थायित्व है उसमें वृद्धि हुई है, वो स्थितिज ऊर्जा, वो स्थायित्व इस ऊर्जा में परिवर्तन का विरोध करता है, और इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने जो ऊर्जा ग्रहण की है उसमें परिवर्तन तो होता है बाहरी ऊर्जा ग्रहण करने से, लेकिन परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होता। अब ये जब दोनों परमाणु पास में आ गए और पास में आकर के इन्होंने क्या किया, बंद बना लिया, तो अब हम इसको दो अलग अलग परमाणुओं की तरह नहीं मान करके एक परमाणु की तरह मानते हैं। और इस अवस्था में होता क्या है बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो बढ़ जाती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ने मिलकर के एक परमाणु बना लिया है, तो मुझे कितने ऊर्जा स्तर बनाने पड़ेंगे, किस लेवल में बनाने पड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई एक है तो जितने भी ऊर्जा स्तर बनेंगे वो सारे के सारे एक सीध में बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक दाएं और एक बाएं, ऊपर नीचे बनेंगे। आपने बनाए होंगे ऊर्जा स्तर, केमिस्ट्री में आपने देखे होंगे, किसी एक परमाणु के जब ऊर्जा स्तर आप बनाते थे 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर बीच में 2p, ऐसे तो नहीं बनाते थे ना कि भाई पहले का आपने 1s तो बना दिया इधर और 2s बना दिया इधर और 3s बना दिया इधर, एक ही सीध में बनाते थे हम। तो ये जो परमाणु है ये दोनों मिलकर के अब एक परमाणु हो गए हैं, सॉरी दोनों मिलकर के बंद बना लिया, तो इसको हम एक परमाणु की तरह मानने लग जाते हैं। इसलिए इन दोनों के जो ऊर्जा स्तर है उनको हम ऊपर नीचे बना देते हैं। इनके जो भी ऊर्जा स्तर होते हैं उसे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे बना देते हैं। तो हम कहते हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, यानी उसका ऊर्जा स्तर जो है, पहले मान लो 5 जूल ऊर्जा के लिए ऊर्जा स्तर हम यहां बना रहे थे, तो जिसकी ऊर्जा बढ़ी है उसको हमें ऊपर दिखाना पड़ेगा, यानी उसका ऊर्जा स्तर ऊपर बनाना पड़ेगा, और जिसकी ऊर्जा घटी है उसका ऊर्जा स्तर नीचे बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि जब दो परमाणुओं ने क्रिया की तो क्रिया से एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि और दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी हो जाने के कारण जो दोनों इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर हैं वो मूल ऊर्जा स्तर के, ये जो मूल ऊर्जा स्तर था इसके ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये जो बीच वाला ऊर्जा स्तर है वो तो हो गया खत्म, क्योंकि पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में थे इसलिए हम यहां बना रहे थे दोनों को। अब चूंकि पहली बात तो दोनों ने मिलकर के एक बना लिया है, इसलिए हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक ऊर्जा स्तर को ऊपर बना, दोनों ऊर्जा स्तरों को एक ही सीध में बनाएंगे, दाएं बाएं नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात तो हमें यह पता चल गई कि कैसे बनाने ऊर्जा स्तर। दूसरी बात हमने क्या कहा कि एक की ऊर्जा में वृद्धि और दूसरे की में कमी हुई। अब अच्छा, ऐसा हमने क्यों कहा भाई ऊर्जा में वृद्धि और कमी हुई, तो जब ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, ये एक ऊर्जा स्तर है, ठीक है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। इस ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है, इस ऊर्जा स्तर के दो मतलब है। पहला मतलब इस ऊर्जा स्तर का यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी एक निश्चित ऊर्जा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका मान था 5 जूल, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी ऊर्जा 5 जूल है। अच्छा, दूसरी चीज और एक चीज होती है कि हम इसको कहते हैं ये 1s ऊर्जा स्तर है, ये 2s ऊर्जा स्तर है। तो ये जो 1s 2s 2p 2d 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये ऊर्जा बताने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताते हैं। कि जैसे मैं कहूं कि 1s है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन अलग ऊर्जा के, 2p है तो इसमें 6 रहेंगे। यानी कि ये ऊर्जा स्तर के क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी बताते हैं और उसकी ऊर्जा को भी बताते हैं। तो अब हम अगर ये कहते कि दोनों परमाणुओं ने क्रिया की और क्रिया के बाद में एक परमाणु का ऊर्जा स्तर यह है और दूसरे का भी यहीं पे आ गया, दोनों की 5 जूल ऊर्जा थी और दोनों ने एक ही जगह बना लिया, कौन सा ऊर्जा स्तर है ये,
जो सोडियम होता है उसमें 3s ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं एक ही जगह बनाता 3s के दोनों ऊर्जा स्तरों को, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते? एक ही जगह बना रहा हूं तो इसका मतलब ये एक ऊर्जा स्तर कहलाएगा। और 3s के एक ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। जबकि जबकि दो परमाणुओं के क्रिया करने से दो 3s ऊर्जा स्तर है, यानी दो 3s कक्षाएं हैं, जिसमें एक में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। यानी कि इन दोनों को मिला लें अपन तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 4। अगर मैं दोनों के ऊर्जा स्तरों को एक ही जगह बना देता तो मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं दिखा सकता था, जबकि इसमें आ कितने सकते थे? 4। पहले सोडियम के 3s में 2 और दूसरे सोडियम के 3s में 2 आ सकते, 2 है नहीं लेकिन आ तो सकते हैं, रह तो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा? हमें 2 ऊर्जा स्तर दिखाने थे। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि अन्योन्य क्रिया से ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कमी और वृद्धि होती है, इस वजह से भी एक ज्यादा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, एक कम ऊर्जा का। तो जो ज्यादा ऊर्जा का प्राप्त होता है उसका ऊर्जा स्तर ऊपर बनाना पड़ेगा और जो कम ऊर्जा का वो नीचे। तो ऐसा कोई कमरा नहीं बना। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई और दूसरे की घट गई। और मूल ऊर्जा स्तर था ये 5 जूल, जो कि अब समाप्त हो गया। ठीक है। लेकिन एक बात और कही गई कि जब ये परमाणु अन्योन्य क्रिया करते हैं तो अन्योन्य क्रिया में जो 2 इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया, जिसमें से एक की ऊर्जा बढ़ी और दूसरे की घटी, तो जो 5 थी दोनों इलेक्ट्रॉनों की, एक की घट करके मान लो हो गई 4 जूल और दूसरे की हो गई 6 जूल। जितनी बढ़ेगी ऊर्जा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितनी बढ़ेगी उतना ही ऊपर इसे हम बनाएंगे और जितनी घटेगी उतना नीचे इसे हम बनाएंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं और नहीं समझ में आया तो समझ लो आगे भी आपको दिक्कत आएगी, और अगर यहां पर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे आपको थोड़ी आसानी रहेगी। जो चीज समझ में नहीं आए वो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है। ये जो 5 जूल ऊर्जा का ऊर्जा स्तर है, ऐसा कोई ऊर्जा स्तर है ही नहीं। केवल ये हमने क्यों बनाया? आधार के लिए, जिससे पता चले कि एक की ऊर्जा बढ़ी और दूसरे की घटी। अब जब अन्योन्य क्रिया होती है तो उस अन्योन्य क्रिया में क्या होता है कि पहली बात तो ये कि ऐसा तो है ही नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते, 2 परमाणु ही रहते हैं किसी भी पदार्थ में। अगर मैं आपको एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दूं, बिल्कुल मामूली सा टुकड़ा, बहुत मामूली सा टुकड़ा, एक कॉपर का टुकड़ा दे देता हूं, इतना बड़ा कि उसका द्रव्यमान सिर्फ 1 ग्राम है। कितना है? सिर्फ 1 ग्राम। अब आप अंदाजा लगाना कि कॉपर के सिर्फ 63.5 ग्राम में 6 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 6 इंटू 10 की घात 23, 6 इंटू 10 की घात 23। यानी कि अगर मैं 1 ग्राम में भी निकालना चाहूं, केवल 1 ग्राम में, तो जो परमाणुओं की संख्या होगी वो लगभग 10 की घात 22 के बराबर होगी। अगर मैं 1 ग्राम के 100 टुकड़े कर दूं तो उसमें भी परमाणुओं की संख्या 10 की घात 20 के आसपास, 20 होगी लगभग। अगर मैं 1000 टुकड़े कर दूं 1 ग्राम के तो 10 की घात 19 होगी। 1000 की जगह 10,000 कर दूं, 1 लाख कर दूं, 1 लाख कर दूं तो 10 की घात 17 हो जाएगी। 1 करोड़ कर दूं तो 10 की घात 15 हो जाएगी। ध्यान से समझना, 1 ग्राम के इतने टुकड़े कर रहा हूं मैं, इतने टुकड़े कर दिए मैंने, 10 की घात 15 हो गई। ठीक है। 10 की घात 15 हो गया। अब 10 की घात 15 का मतलब क्या होता है? 1 के आगे 15 जीरो, 1 के आगे 15 जीरो। अब आप इनको गिनो, गिनते हैं 1 के आगे 15 जीरो, 10 की घात 15 का मतलब यही है, ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 नहीं सॉरी 15 है जीरो। अब आप इसे गिनोगे तो क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। मेरे को तो आगे गिनती भी नहीं आती, नाम ही भूल गया मैं आगे क्या होते हैं। पर मैं ये कहूं कि अगर ये करोड़ों में भी होते
अगर ये करोड़ों में भी होते, यानी कि ये 10 की घात 15 की जगह 10 की घात 14 ही होते, 10 की घात 13 ही होते, 10 की घात 12 ही होते, तो भी परमाणुओं की संख्या तो बहुत सारी है। और आपने तो हमें दो ही परमाणु के बारे में बताया है, मैंने तो अभी केवल दो ही परमाणु की बात की है, एक परमाणु और दूसरा परमाणु। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि इस अन्योन्य क्रिया में जो बंध बन रहा है वो केवल दो परमाणुओं के मध्य नहीं बन रहा, वो करोड़ों अरबों से भी करोड़ों गुना परमाणुओं के मध्य बन रहा है। ठीक है, तो दो परमाणुओं ने बंध बनाया तो दो ऊर्जा स्तर बने। अब अगर मान लो तीन परमाणु होते, वो क्रिया करते, तो तीन 3s ऊर्जा स्तर हो जाते। पहले परमाणु का एक 3s, दूसरे का एक 3s, तीसरे का एक 3s। ये 5 जूल है, ये 6 जूल है और ये 4 जूल है। ठीक है, तो अन्योन्य क्रिया में ये जो तीसरा परमाणु है इसकी ऊर्जा जो प्रारंभ में वो तो 5 जूल ही है, मान लो तीनों की 5-5 जूल है। अब इनमें से एक की तो 6 जूल हो गई और दूसरे की हो गई 4 जूल। ये तीसरा जो है इसकी भी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, या तो इसकी ऊर्जा 5 जूल से बढ़ जाएगी या तो इसकी ऊर्जा 5 जूल से घट जाएगी। मान लिया अपन ने, तो कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी? तो ये जो मान है ऊर्जा का घटने या बढ़ने का मान, ये एक निश्चित मान से ज्यादा घट नहीं सकती और निश्चित मान से ज्यादा बढ़ नहीं सकती, क्योंकि अगर इसका मान निश्चित मान से ज्यादा बढ़ गया तो ये 3s कक्षा है, ये 3s की जगह हो जाएगी 3p। 3s को 3s रखने के लिए इसका मान एक निश्चित मान से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा का मान लिया अपन ने कि जब भी अन्योन्य क्रिया होगी तो अन्योन्य क्रिया में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान या तो ज्यादा से ज्यादा 1 जूल बढ़ेगा या 1 जूल घटेगा, और सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। तो हमने क्या कहा भाई, एक की 1 जूल बढ़ गई, दूसरे की 1 जूल घट गई, अब तीसरा जब आएगा तो उसकी 1 जूल नहीं बढ़ सकती, 1 जूल से कम बढ़ेगी, या 1 जूल नहीं घट सकती, 1 जूल से कम घटेगी। तो जो तीसरा परमाणु है उसकी ऊर्जा 5 जूल से मान लीजिए हो गई 5.9 जूल। तो अब हम उसका जो ऊर्जा स्तर है वो कहां बनाएंगे, इसके जस्ट नीचे। इसके जस्ट नीचे बनाने का मतलब क्या है, इसके जस्ट नीचे बनाने का मतलब यह है कि ये जो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा 5.9 जूल है और ऊपर जो वो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा 6 जूल है, यानी ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को 0.1 जूल ऊर्जा भी दी तो ये ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में यानी आगे चला जाएगा। मतलब इसको इस ऊर्जा स्तर से यहां जाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत है, पास बनाने का मतलब यह है। तो 3 हो गए। अब अगर मान लो 4 होते तो 4 ऊर्जा स्तर बनाने पड़ते, 5 होते तो 5 बनाने पड़ते, 6 होते तो 6 बनाने पड़ते, 7 होते तो 7, 8 होते तो 8, 9 होते 9, 10 होते 10। यहां तो अरबों का खरबों स्तर बनेंगे, और वो अरबों खरबों ऊर्जा स्तर जो है वो एक दूसरे के आप समझ सकते हो कितने निकट होंगे, ये निकट होंगे, एक दूसरे के बहुत पास में होंगे। और जब पास में होंगे तो इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं में जो अंतर होगा वो बहुत कम होगा। बहुत कम होगा तो क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो ये ऊर्जा स्तर है, इसकी ऊर्जा है 4 जूल और इससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है 4.01 जूल मान लो। इसका मतलब सबसे निचले स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपने 0.01 जूल ऊर्जा भी दे दी तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए सोचो कि ये आपके घर की छत है, छत की दीवार है, और ये दूसरे के घर की छत की दीवार है। अगर इन दोनों के बीच में गैप कम हो, बहुत कम हो, तो आसानी से आप यहां से यहां जा सकते हो, आसानी से जा सकते हो। इसके लिए कोई आपको सुपर पावर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर इन दोनों में गैप ज्यादा हो तो ही सुपर पावर की जरूरत पड़ेगी ना। यानी आप क्या कहोगे कि ये दोनों दीवारें एक तरीके से जुड़ी हुई है, ये तो एक ही छत मान सकते हो इसको साहब आप। तो ये जो सारे ऊर्जा स्तर हैं ये इतने निकट होते हैं एक दूसरे के कि ये ऊर्जा स्तरों के एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, और जो समूह होता है उसी को हम कहते हैं बैंड। उसी को हम क्या कहते हैं, बैंड। जैसे बैंड बाजे में बाजों का एक समूह है, बाजों का एक समूह है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, बाजों का बैंड, यानी बाजों का एक समूह। और वो जब सारे के सारे एक साथ बजते हैं तो आपको यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से यंत्र इसमें बज रहे हैं। जैसे आप गाना सुनते हो तो उसके पीछे म्यूजिक चलता है,
अब उसमें केवल ऐसा तो नहीं कि एक बांसुरी बज रही होती है या पियानो ही बज रहा होता है या ड्रम ही बज रहा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें बज रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि भाई इसमें कौन कौन से यंत्र बज रहे हैं। केवल एक जो अच्छा म्यूजिशियन है वही पता लगा पाता है कि इसमें कौन कौन से यंत्र बज रहे हैं, यानी वो एक समूह की तरह कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये जो ऊर्जा स्तर है वो इतने निकट हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन ऊर्जा स्तरों में आसानी से घूम सकते हैं, इसलिए ये ऊर्जा स्तर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, बैंड। ठीक है। अब देखो एक और खास बात कि जब एक सोडियम की हम बात कर रहे थे, तो एक सोडियम के 3s ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, लेकिन है कितने, एक। और दूसरा जो 3s ऊर्जा स्तर है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, लेकिन उसमें भी एक ही है। ठीक है। यानी हम ये कहें कि जितने इलेक्ट्रॉन इन दोनों में मिलाकर के हो सकते थे, 2 ऊपर वाले 3s में और 2 नीचे, 2 3s बनाए हमने। 2 3s क्यों बनाए, क्योंकि एक की ऊर्जा में वृद्धि हो गई है और दूसरे की में कमी हो गई, तो दोनों में मिलाकर के 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन है कितने, 2। यानी कि आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो जब बहुत सारे परमाणु क्रिया करते हैं, मान लो n परमाणु क्रिया करते हैं, देखो एक परमाणु के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 परमाणु के 3s में 4 यानी कि 2 इंटू 2, और 3 परमाणु है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 3 इंटू 2। और अगर n परमाणु हो तो n इंटू 2, यानी कि 2n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। तो जब ये 3s ऊर्जा स्तर आपस में क्रिया करके बहुत पास पास में ऊर्जा स्तर बना लेंगे, मान लो 3s की जगह ये 10 ऊर्जा स्तर हैं, तो प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, यानी कितने आ सकते हैं, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। लेकिन है कितने, ये पहले सोडियम का 3s, ये दूसरे सोडियम का 3s, ऐसे सबके 3s है, सबके 3s में 2 2 2 2 2 2 आ सकते हैं, तो 10 में टोटल कितने हो गए, 20। लेकिन प्रत्येक सोडियम के 3s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, यानी उपलब्ध कितने हैं, 10। उपलब्ध 10 हैं और है कितने, 20। है कितने, 20। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं, परमाणु जब एक दूसरे से क्रिया करते हैं, तो ये जो ऊर्जा स्तरों का जब निर्माण हो गया, तो इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ये भी आपस में क्रिया करते हैं, ये भी आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। अब प्रत्येक जो सोडियम था उसकी 3s कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरे के में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो जो 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के समीप आकर के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है जो पहले अलग अलग 10 ऊर्जा स्तरों में थे, एक सारे सोडियम में थे, जब ये बंद बना लेते हैं आपस में, तो ये इलेक्ट्रॉनों में अन्योन्य क्रिया होती है, और अन्योन्य क्रिया करके ये 2 इलेक्ट्रॉनों का एक ग्रुप बना लेते हैं एक तरीके से। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये 10 इलेक्ट्रॉनों में से ये 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 10 ऊर्जा स्तर हमारे पास में है 3s के, 1 2 3 4 नंबर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 और 10। 10 में 20 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उपलब्ध 10 ही हैं। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जो कम ऊर्जा की कक्षाएं होंगी, कम ऊर्जा वाले जो ऊर्जा स्तर होंगे उसमें भर जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, और जो बाकी बचे हुए ऊर्जा स्तर है वो रह जाएंगे खाली। भरे हुए ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर लिया, आपस में बंद बना लिया। ठीक है। और बंद बनाने के कारण मैंने क्या बताया, जैसे कि आपको 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म बना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले तो एक ही चक्रण के थे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, अब 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो जब एक ही चक्रण के होंगे तो इसकी कोई चुंबकीय ऊर्जा और इसकी कोई चुंबकीय ऊर्जा, दोनों की चुंबकीय ऊर्जा जुड़ जाएगी। जैसे मान लो इसकी चुंबकीय ऊर्जा थी 2 जूल और इसकी भी चुंबकीय ऊर्जा थी 2 जूल, तो टोटल कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही थी, टोटल इसकी चुंबकीय ऊर्जा हो गई 4 जूल। लेकिन जैसे ही ये दोनों विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसकी चुंबकीय ऊर्जा इसकी चुंबकीय ऊर्जा को निरस्त कर देगी,
यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण इसके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देगा और टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। यानी जो ऊर्जा 4 जूल थी वो घट करके कितनी हो गई है? 0 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन थे तो इनकी ऊर्जाएं ज्यादा थी और जब इन्होंने युग्म बना लिया तो इनकी ऊर्जाएं और ज्यादा कम हो गई है। तो ऊर्जा स्तर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताने वाली लाइनें हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन ने युग्म बना लिया है और उनकी ऊर्जा कम हो गई है तो अब उन लाइनों को अपने को ऊपर बनाना पड़ेगा कि नीचे बनाना पड़ेगा? भाई बात नहीं समझे आप? ये सिंगल सिंगल लाइनें हम बना रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुछ ऊर्जाएं थी। अब इन इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया? आपस में युग्म बना लिया जिससे इनकी ऊर्जा का मान कम हो गया। चुंबकीय आघूर्ण जो था इनका वो निरस्त हो गया एक दूसरे से। तो ऊर्जा का मान कम होने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो गई। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो गई कौन से इलेक्ट्रॉनों की? जिन्होंने युग्म बनाया, उनकी ऊर्जा कम हो गई। तो अब उनके ऊर्जा स्तर आप उसी जगह बनाओगे या उससे नीचे बनाओगे? चूंकि ऊर्जा में कमी आई है तो हम नीचे बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ने युग्म बना लिया यानी जो ऊर्जा स्तर भर गए हैं उनको हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ठीक है, यानी हमारे लिए क्या हो गया एक तरीके से कि भरे हुए ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा है वो कम हो गई है और जो खाली ऊर्जा स्तर है उनकी ऊर्जा कम हो गई। यानी अब हमारे पास में दो समूह बन गए, एक भरे हुए ऊर्जा स्तरों का समूह, एक खाली ऊर्जा स्तरों का समूह। जो भरे हुए ऊर्जा स्तरों का समूह होता है उसको हम कहते हैं संयोजी बैंड। क्यों? क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने संयोजन किया हुआ है या संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। ठीक है, और ये वो ऊर्जा स्तरों का समूह है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम 10 ऊर्जा स्तरों की बात कर रहे थे तो 5 तो खाली रह गए, इनका एक समूह हो गया, और जो भरे हुए हैं उनका एक समूह हो गया। भरे हुए ऊर्जा स्तरों का समूह थोड़ा नीचे सरक गया है, हम क्या कहेंगे? इन दोनों में विपाटन हो गया। जैसे चक्की के दो पाटे अलग अलग कर दो तो दोनों में दूरी बढ़ जाती है, उसको कहते हैं विपाटन। दो चीजों को अलग अलग कर देना विपाटन कहलाता है। तो ऐसे ही इन ऊर्जा स्तरों का क्या हो गया है? विपाटन हो गया, और बीच में खाली जगह आ गई है। ये जो खाली जगह है इसमें कोई ऊर्जा स्तर नहीं है, यानी कि इस ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, बस 1 मिनट में अपन कक्षा बंद खत्म करेंगे, ज्यादा देर नहीं खींचूंगा मैं इसको। और ये जो भरे हुए ऊर्जा स्तर है इनका जो समूह है उसे हम कहेंगे भरे हुए ऊर्जा स्तरों का समूह, यानी भरे हुए ऊर्जा स्तरों का बैंड। ऊर्जा स्तरों का समूह कहलाता है ऊर्जा बैंड, तो इसको अपन कहते हैं संयोजी बैंड। और जो खाली ऊर्जा स्तरों का समूह है उसको हम कहते हैं चालन बैंड। अब क्यों कहते हैं उसका कारण हम समझ लेते हैं। ये जो भरे हुए ऊर्जा स्तर है, मान लो 5 ऊर्जा स्तर है, पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ऊर्जा स्तर में 2 ही रह सकते हैं क्योंकि 3s से बना हुआ है और s में 2 ही रहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर खाली ऊर्जा स्तर है ये भी 3s से ही बने हुए हैं क्योंकि प्रत्येक सोडियम में 3s कक्षा ही थी, 3s ऊर्जा स्तर ही था, लेकिन ये सारे के सारे खाली हैं। अब अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन को आप, ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन को आप ऊर्जा दो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये ऊर्जा लेकर के कहां होगा? ऊपर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन ऊपर जगह खाली नहीं है। जगह खाली है क्या ऊपर? ऊपर अगर ये चला गया तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन संभव ही नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में नहीं घूम सकता जब तक कि इसको जगह खाली नहीं मिले। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पर गति आसानी से नहीं करते। पर मान लो इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, सपोज कैसे भी करके, ये इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिली तो ये आसानी से ऊपरी कक्षाओं में गति कर सकता है क्योंकि ऊपरी कक्षाएं पूरी खाली है। कक्षा मतलब सॉरी, ऊर्जा स्तर पूरे खाली हैं। तो चालन बैंड जो होता है वो ज्यादातर भाग उसका खाली होता है, इसलिए उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की गति को हम कहते हैं चालन, इसलिए इस बैंड को हम कहते हैं चालन बैंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकता है। और इस बैंड में यानी इस ऊर्जा स्तरों के समूह में इलेक्ट्रॉनों, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी परमाणु की संयोजकता को बताते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं संयोजकता बैंड। तो बैंड का मतलब क्या है? ऊर्जा स्तरों का समूह है यहां पर। जैसे आपने जो बैंडेड का नाम सुना है उसमें वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एड और बैंड। आपने सुना होगा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब क्या है? प्राथमिक उपचार।
तो एड शब्द जो है वो उपचार के लिए लिया गया है, और बैंड एड का मतलब क्या हो गया? उपचार के लिए काम में ली गई पट्टिका। फ्रेंडशिप बैंड होता है, उसको भी आपने देखा होगा, वो एक पट्टिका होती है, यानी हम ये कह सकते हैं बहुत सारे अणुओं का एक बहुत बड़ा समूह है। एक तो एक धागा हो और एक धागों का बहुत बड़ा समूह हो जाए तो अपन इसको क्या कहेंगे? धागों का बैंड कह देंगे। अब एक म्यूजिकल बैंड का नाम सुना होगा आपने। म्यूजिकल बैंड का मतलब क्या है? जिसमें म्यूजिक बनाने के लिए उपयोगी सारे यंत्र हो, यानी उसमें म्यूजिक बनाने वाला भी हो और म्यूजिक जिन इंस्ट्रूमेंट से बनेगा वो भी हो। म्यूजिशियन भी होना चाहिए जो म्यूजिक बनेगा इसका निर्माण करे, और उस म्यूजिक को बनाने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है उन उपकरणों को चलाने वाले भी हों। तो बैंड बाजा में भी हमने क्या कहा? बैंडों का समूह। हमने म्यूजिकल बैंड में कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का समूह, उनको बजाने वालों का समूह। इसी प्रकार से बैंडेड में हमने क्या कहा कि बैंडेड भी क्या है? एक प्रकार से धागों की एक पट्टिका जिसे प्राथमिक उपचार के लिए हम काम में लेते हैं। बैंड का मतलब यहां पर समूह से है। तो ऊर्जा स्तरों के दो समूह हमारे पास प्राप्त हो गए हैं, एक जो खाली है जिसे हम चालन बैंड कहेंगे, और दूसरा जो भरा हुआ है जिसे हम संयोजी बैंड कहेंगे। तो संयोजी बैंड जो होता है उसमें सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये या तो पूरी तरह से भरा हुआ होगा ये, या फिर ये आंशिक रूप से खाली होगा। मतलब ज्यादातर भाग भरा हुआ होगा, थोड़ा सा भाग खाली होगा। अब खाली क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको कारण इसका अगली कक्षा में। संयोजी बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होता, यानी इसको अपन नए इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते एक तरीके से। और जो चालन बैंड होता है ये उच्च ऊर्जा का बैंड होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, यानी ज्यादातर भाग खाली होता है। संयोजी बैंड का ज्यादातर भाग भरा हुआ है, अधिकांश भाग भरा हुआ है और कुछ भाग खाली है। चालन बैंड का अधिकांश भाग खाली है, कुछ भाग भरा हुआ है, या पूरी तरह से खाली भी हो सकता है। और चालन बैंड जो है इसमें इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होते हैं, आसानी से गति कर सकते हैं, इसलिए इसे हम चालन बैंड कहते हैं। कल इससे आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो आज अपन ने पढ़ा वो समझ में आया होगा। क्या ये आपको समझ में आया बच्चों? यस सर। हमारे सर क्लास कल सुबह होगी या शाम को? कल सुबह होगी 6 बजे, वो सॉरी 8 बजे, बाई मिस्टेक 6 बजे, 8 बजे होगी क्लास आपकी कल। ठीक है ठीक सर। है बच्चों? ठीक है सर। बाय।